नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं निशा नैयर धवन। दिवाली की तो बधाइयां हम सबको दे ही रहे हैं। मिहिर, पूरा फेस्टिव मूड आ गया है आज, लेकिन मार्केट्स में शायद शुरुआत थोड़ी कमजोर सी हो। आई थिंक देखिए, मार्केट लाइक आई सेड, वो इस हफ्ते की शुरुआत से ही इट्स इन दिवाली मूड एंड इट्स मेकिंग न्यू हाइज। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ब्रीदर ले, लेकिन हाँ ये भी है कि वॉल्यूम्स आर थिनिंग नाउ। आपने कल का भी ट्रेड अगर देखा हो, वॉल्यूम्स थोड़े से कमज़ोर थे, तो इसके बीच इट इज़ एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट आप मुहूर्त ट्रेडिंग पर भी अगर आप देखें, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ ना, इट्स अ वेरी थिन ट्रेड एक्चुअली। लेकिन देख लेते हैं कि संकेत क्या है मार्केट के लिए। आज SGX निफ्टी को आप देखिए तो क्लियरली जो 10,200 का लेवल है उसे डिफेंड करने की एक मशक्क़त आज मार्केट को करनी पड़ेगी। जो इंटरनेशनल क्यूज़ हैं वो भी इसी तरह से मिक्स्ड हैं, और दो की नंबर्स, इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये भी देखना होगा। ये एशियन ट्रेड आपकी स्क्रीन पर, तो वहाँ पर भी इट सीम्स कि पूरा एशिया ही दिवाली मोड में है। अगर आप देखें, ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है कहीं पर भी। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कल के ट्रेड में और आज के ट्रेड में कि संडे रात को जो बयान आया था नॉर्थ कोरिया की तरफ से दैट अ न्यूक्लियर वॉर माइट हैपन एनी टाइम, उसके बावजूद कोई ओवर रिएक्शन किसी भी मार्केट में देखने को नहीं मिला है। सो एट दिस मोमेंट एटलीस्ट मार्केट इसे बड़ा सीजन तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहा है। इंडिकेटिव टिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। निफ्टी करीब 12 पॉइंट नीचे है और सेंसेक्स में 80 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ये शुरुआती टिक्स हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इसे, और क्लियरली मार्केट कुछ हद तक आज एक ब्रीदर लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हाँ, अब निफ्टी पर जो टिक्स आ रहे हैं वो कुछ हद तक मजबूती के हैं। एक्सिस बैंक, आई थिंक एक्सिस बैंक को थोड़ा टाइम देना चाहिए। इस समय इंडिकेटिव टिक्स में ये 8.5% ऊपर एक्चुअली दिख रहा है 560 के लेवल पर। तो एक्सिस बैंक 560 पर है इंडिकेटिव टिक्स में। एक बार विप्रो को भी देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स में। कल नंबर्स जिस तरह के रिपोर्ट किए हैं कंपनी ने, एक्चुअली नंबर्स वर ऑन ट्रैक, लेकिन जो गाइडेंस है उसमें उन्होंने डेफिनेटली थोड़ा स्केल डाउन किया है एक्सपेक्टेशन को। तो विप्रो फ्लैट है, लेकिन एक्सिस बैंक इस पर नज़र रखनी होगी, बिकॉज जो मूव इस समय है वो सरप्राइजिंग है एंड इट्स कॉन्ट्ररी टू व्हाट GDR वाज रिफ्लेक्टिंग। GDR में तो रुझान नेगेटिव था एक्सिस बैंक पर, लेकिन थोड़ा टाइम दे देते हैं एक्सिस बैंक को। निफ्टी इस बीच इंडिकेटिव में करीब 30-32 पॉइंट ऊपर है। राकेश, ये एक्सिस बैंक अगर वाकई सरप्राइज करता है खुलने के बाद, तो आप क्या करेंगे फिर? देखिए, अगर मिहिर, अगर जिस तरीके से रीओपनिंग से संकेत मिल रहे हैं और यहाँ पर एक सरप्राइज देखने को मिलता है और जो भाव देखने को मिल रहे हैं मिहिर, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 546 एक मेजर नेकलाइन है। अगर ये नेकलाइन खराब नतीजों पे टूटती है तो मिहिर, मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई दिवाली पीक हो सकता है। अगर 546 के लेवल्स एक्सिस बैंक तोड़ता है आज इस खराब नतीजों के चलते, तब 625 640 के लिए एक्सिस बैंक बाय करना चाहिए, और इससे बढ़िया कोई दिवाली गिफ्ट, दिवाली पिक नहीं हो सकता है। अगर आप रुपये की ओपनिंग देखते हैं तो कल हमने थोड़ी सी वीकनेस देखी थी। आज फ्लैटिश ओपन ही है, पर अब 65 टू $1 के ज़्यादा करीब हो गए हैं। और ये जो रुपी फैक्टर है IT कंपनीज़ को इम्पैक्ट करता है। विप्रो पर हम नज़र रखेंगे, साथ ही जो दूसरी छोटी IT कंपनीज़ हैं, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर जो अपने अर्निंग्स लेके आई, उन पर भी हम नज़र रखेंगे। मिस्टर हरियर, आप क्या देख रहे हैं? पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखते हैं, एक्सिस, HDFC बैंक, आप कैसे चयन करें इस स्पेस में एक्सिस बैंक के अर्निंग्स को देखकर? देखिए, मुझे नहीं मालूम मार्केट कैसे इंटरप्रेट करेगा, बट मेरा तो आई थिंक मानना साफ है कि जो भी बैंक का NPS 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है, आई थिंक वहाँ पे डेफिनेटली कुछ बड़े क्वेश्चन मार्क्स है। फिर वो बैंक ICICI हो या एक्सिस हो, आई थिंक जहाँ पे भी NPS, और मैं मानता हूँ कि आज जो हम NPS देख रहे हैं हमारे सामने, वो एक पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं है। एक्चुअल जो आप रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स में ऐड करोगे तो एक्चुअल बैड एसेट्स कुड बी मच लार्जर, प्रॉब्लम क्लोजर टू 8 or 9%। तो आई थिंक ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि आप प्राइवेट बैंक्स खरीदना चाहते हो तो दो चीजें देखिए, एक वैल्यूएशन देखिए और दूसरी बात आप एसेट क्वालिटी देखिए। और आप देखोगे तो आई थिंक इंडसइंड बैंक देखिए, एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है कंसिडरिंग द मर्जर। आप RBL बैंक देखिए। तो आई थिंक ऐसे बैंक्स पे फोकस कीजिए जहां आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी हो और जहां पे एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छा हो। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज सुबह हमने आपको कुछ एक पिक्स बताई थी बाजार खुलने से पहले, तो फास्ट मनी की पिक्स कौन सी हैं ये देख लेते हैं।
फाइनेंशियल स्पेस एनबीएफसी पॉकेट से की है क्योंकि एमएस फाइनेंशियल की लिस्टिंग होनी है आज। लिस्टिंग बेहतर समझी जा रही है कि होगी। इक्विटास और सैटिन क्रेडिट केयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तेजी इन दोनों स्टॉक्स पे एक्सपेक्टेड है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का लेटर हाफ में अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। दिन के उच्चतम स्तर की क्लोजिंग है। 25-25 का टारगेट, 2485 2480 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आज के लिए 720 का टारगेट है, 690 का स्टॉप लॉस लगाएं। रिकॉर्ड लेवल्स पे कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। बतौर ईपीएस शेयर आज छोटी मझौली जो स्टील कंपनियां इन पे आप रडार पर रखें। कामधेनु लिमिटेड उसमें से एक है, 149 का एक टारगेट है, 141 का स्टॉप लॉस। नव भारत वेंचर्स कल स्ट्रॉन्ग तेजी लेटर हाफ में स्टॉक में देखने को मिली। आज का टारगेट है 137, स्टॉप लॉस 130। तल वल्कर्स में तेजी बढ़ सकती है, 290 का टारगेट है, 279 का स्टॉप लॉस। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर बेहतर नतीजों का ट्रिगर है, इसको खरीद कर चल सकते हैं। नीला इंफ्रा 20-50 का टारगेट, 19-50 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपर हिट शेयर कल्याणी स्टील 416 का टारगेट, 402 का स्टॉप लॉस। जेबीएफ इंडस्ट्रीज में कुछ हिस्सेदारी बिकने की खबरें हैं, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। आज 203 रुपए का टारगेट लगा के इसमें खरीदारी करें, 196 का स्टॉप लॉस रखें। एसीसी कल नंबर्स आए थे, ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, 1830 का टारगेट लेके इसमें भी आप तेजी करके चल सकते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स कल भी एक्टिव था, आज भी तेजी रह सकती है। आईकेआर डील के चलते 5450 का टारगेट प्राइस होगा। विप्रो और एक्सिस बैंक नंबर्स खराब आए हैं, इसके दम पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इनफैक्ट विप्रो की जो गाइडेंस है उसने निराश किया है। इसके अलावा जुबलेंट लाइफ, इसमें आप तेजी करके चलें, 660 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 638 का स्टॉप लॉस रखें। भूषण स्टील में आज 59 का टारगेट प्राइस होगा, 5670 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा टाटा स्पॉन कल नंबर्स के दम पे, कल जो नंबर्स आए हैं वो मजबूत रहे हैं, नंबर्स के दम पे आज 995 का टारगेट प्राइस होगा। काया एक इंटरेस्टिंग प्ले है जो कि दिवाली पिक्स के तौर पे बड़े निवेशकों की लिस्ट में शामिल हो रहा है। आज 1000 का टारगेट प्राइस, 930 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और बतौर सुपर हिट उज्जीवन को मैंने शामिल किया है। मैस फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग है बड़ा ट्रिगर है, 365 का टारगेट प्राइस, 345 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन निफ्टी अब फ्लैट है, थोड़ा 12 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स 86 पॉइंट नीचे इंडिकेटिव टिक्स में है। एक बार फिर से एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक अब थोड़ा सा हल्का हुआ है। ये खुला जब था तब लग रहा था कि आज ये अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन इस समय अगर आप देखें एक्सिस बैंक को तो वो ये नेगेटिव है। एक्सिस बैंक एक्चुअली नेगेटिव है इंडिकेटिव टिक्स में, ये अभी अपडेट हो रहा है, लेकिन संकेत अच्छे नहीं है एक्सिस बैंक पर। राकेश, ये 3-4% नीचे दिख रहा है एक्सिस बैंक, क्या करेंगे आप? देखिए मीर, काफ़ी बढ़िया स्टॉक ने रैली दिखाई थी और नतीजों ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करा है। प्री ओपनिंग में ऐसे हम बात कर रहे थे कि ये गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, अगर ऐसा होता है तब एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा। एल्स मीर, कल की क्लोजिंग 513 की थी यूएस मार्केट्स के अंदर। अगर आप देखें तो ईडीआर वगैरह 5% नीचे था, और एक बार अगर 500 के लेवल्स डिसाइसिवली टूटेंगे तो मीर काफ़ी पेन देखने को मिलेगा। अगर नीचे के लेवल टूटते हैं तो मेरा ऐसा मानना है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी तरह की बॉटम फिशिंग करने के लिए। दूसरे विकल्प एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक उपलब्ध हैं, अगर नई खरीदारी करनी है तो वहां नजर रखनी चाहिए। ठीक है, पर 500 लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 480 भी सपोर्ट लेवल बनेगा यानी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जो छोटे मझौले स्टील कंपनीज हैं उन पर भी नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स पे फिर से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। कुछ इंपोर्ट्स जो चाइना और यूरोप से आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्टील कंपनीज काफ़ी बढ़िया कर रही हैं आज। क्या करेंगे आप हरी? यहाँ कोई बेहतरीन स्टॉक्स जो आप अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहेंगे? देखिए, इसमें काफी हद तक जो स्टील स्टॉक्स है, आई थिंक ये सब स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिस्ट में आते हैं, जो आप भी जानते हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि आप यदि छोटे स्टील कंपनीज खरीदना चाहते हैं तो आई थिंक वीजा स्टील एक ऐसा कंपनी जहां पे मुझे थोड़ा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। वीजा इज प्रोबेबली अ स्टॉक दैट यू कैन बाय आफ्टर द न्यूज। वीजा स्टील, हाँ, स्टील पे इनफैक्ट आज आप सभी पे नजर रख भी सकते हैं। राकेश, आपकी कोई पिक है क्या स्टील में? देखिए स्टील में कल्याणी स्टील काफ़ी अच्छा लगता है। टेक्निकली अगर आप देखें स्टॉक ने पहले अच्छी रैली दिखाई थी और काफ़ी समय से स्टॉक को अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है। एक मेरा ऐसा मानना है अगर मीडियम टर्म अवधि का नजरिया है तो मेहर कल्याणी स्टील पे नजर रखनी चाहिए। ठीक है, कल्याणी स्टील पसंद आ रहा है। फ्यूचर ग्रुप ऑफ शेयर्स भी खबर में रहेंगे, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल भी। कुछ खबरें आ रही है कि फ्लिपकार्ट फ्यूचर रिटेल को बाय करना चाहता है, पर किशोर बिहारी एक अच्छा प्रीमियम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो ये रिटेल स्पेस तो वैसे ही हमने बहुत अच्छा मूवमेंट देखा है। डी मार्ट 10% स्टेक इनफैक्ट दे वांट टू हाँ, बाय। और तो दूसरे रिटेल काउंटर्स है, V2 रिटेल, डी मार्ट, ये सब रिटेल कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है। मिस्टर हरियर, रिटेल कंपनीज में कोई आपकी पिक है? नहीं, मैं तो आई विल स्टिल स्टिक टू माई ओल्ड फेवरेट विच इज डी मार्ट। यू नो, मैं मानता हूँ कि वैल्यूएशंस पे काफ़ी कंसर्न है। आई थिंक द अदर डे आई वाज चेकिंग विद 95-96 टाइम्स अर्निंग्स पे ये स्टॉक कोट हो रहा है। पर आई थिंक इन सभी चीज़ों के बावजूद ये एक रिटेल स्टॉक है जिसके पास ज़्यादा कोई लेगेसी एसेट्स नहीं है, जैसे आपकी फ्यूचर ग्रुप के पास है। ये इनका ग्रोथ सस्टेन हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आई थिंक मार्जिन भी ये लोग होल्ड कर रहे हैं, और दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग ऑफ देयर डेट। तो यदि कोई रिटेल स्टॉक खरीदना है तो मेरा प्रेफरेंस आज भी डीमार्ट के लिए रहेगा। बिल्कुल। इस बीच अब ये पूरा हफ्ता ही हम कई सारे जानकारों से बात कर रहे हैं, और इन सभी का एक मत तो है कि इंडियन मार्केट्स के लिए फिलहाल रुझान काफी अच्छा है, और इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक भी तेजी जारी रहेगी। पूरी दुनिया में स्ट्रक्चरल बुल मार्केट फिलहाल चल रहा है, ये शंकर शर्मा का कहना है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, मेरा मानना है कि मार्केट्स अगले दिवाली तक भी स्ट्रांग रहेंगे, और ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट बल्कि सारी दुनिया में। अगर आप देखें तो सारे इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कर रही है, यूरोपियन मार्केट्स कर रही हैं, इमर्जिंग मार्केट्स जो 2010 से लेके 2016 तक काफी तकलीफ में थी क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए थे, वो भी अगर आप देखें तो पिछले 1-1.25 साल में काफी स्ट्रांग रहे हैं, और मेरी ये उम्मीद है कि आगे भी इमर्जिंग मार्केट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और आपको मालूम है कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारे जो मार्केट्स हैं, ये सारे मार्केट स्ट्रांग लग रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी बड़ी अच्छी रिकवरी पाथ पे है। सो ओवरऑल इक्विटी का जो एक माहौल है सारी दुनिया में और इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरा ये मानना अगले दिवाली तक भी मार्केट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। बाजार के दिग्गज मधुसूदन केला का कहना है कि बाजार में तेजी अगले 10 से 15 साल तक जारी रहेगी। अभी तो ये एज पर ये इंडिया की स्टोरी है, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 10-15 साल तो चलेगी, और ये जो बुल मार्केट स्टॉक मार्केट का है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। सो आई रिमेम्बर अपनी जब इंटरव्यू हुई थी, कुछ 8-10 हज़ार का निफ्टी था, और जब मैंने बोला था कि अभी तो ये 30,000 भी होगा, उस समय बड़ा आश्चर्य लगता था। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि हम लोगों को ये दिख रहा था कि ये पॉसिबिलिटीज है, और आज 30,000 के ऊपर है अपन। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है शेयर बाजार, लेकिन कैसी रहेगी आगे की चाल? कौन से सेक्टर चमकेंगे? कमोडिटी में कहां होगी कमाई? क्या मोदी सरकार 2019 में फिर से लौटेगी सत्ता में? बताएंगे जाने माने ज्योतिष बेजान दारूवाला 9:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बेजान दारूवाला हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार की कुंडली भी बनाएंगे, लेकिन जो बाजार के जानकार जिनसे हमने बात की उनका तो व्यू यही है कि फिलहाल मार्केट अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट रिलायंस पर भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू था। कल हमने मनीष चोखानी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो चाहे L&T हो, रिलायंस हो, इस तरह के स्टॉक्स लीड कर सकते हैं। रिलायंस पर व्यू क्या है आपका राकेश, ट्रेड के लिए आज या कल में? देखिए मिहिर, ओवरऑल व्यू तो एकदम रिलायंस के लिए पॉजिटिव है। टेक्निकली हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, बट अगर प्योरली आप पूछें कि आजकल के लिए मुहूर्त के लिए इसमें ट्रेड लिया जाए तो मिहिर बिल्कुल अवॉइड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा रनअप देखने को मिल चुका है। टेक्निकली एकदम एक दिन के नज़रिए से ट्रेडिंग के लिए मुझे कोई यहाँ सेटअप नज़र नहीं आता है। दूसरे अच्छी चीज़ें हैं जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल है, हेक्सावेयर है, जस्ट डायल है। मुझे लगता है मिहिर डाबर है, यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए अगर एक दिन का व्यू है तो। ठीक है अविनाश, कल आपने टाटा स्पॉन्ज के भी अर्निंग्स देखे जो काफ़ी अच्छे थे, वहाँ कोई व्यू है? अनिशा, मुझे लग रहा है कि मेटल कंपनीज में हमको ग्लोबल प्राइसेस के साथ साथ जो एंटी डंपिंग की जो मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए हैं, इसका फ़ायदा कंपनीज को मिला है। हमको लग रहा है कि टाटा स्पंज तो वैसे भी एक टाटा ग्रुप कंपनी है, टिस्को को ज़्यादातर ये अपनी प्रोडक्शन सप्लाई करती है, तो मेरे ख्याल से प्राइसेस फर्म होने के कारण आने वाले 6 से 12 महीने का भी व्यू पॉजिटिव रहेगा। मेरे ख्याल से अगर किसी को निवेश करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें रुझान अच्छा है। आप देखिए
न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को देखिए, ये करीब 6% ऊपर है। मैंने कुछ समय पहले एक बार सुपर शेयर में भी इसे रेकमेंड किया था। फिर वक्रांगी को आप देखिए, यहाँ पे भी लगातार तीसरा सेशन है जब खरीदारी देखने को मिल रही है। ये वक्रांगी, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इस तरह के काउंटर्स पर राकेश मोमेंटम तो है, इसे प्ले करना चाहिए क्या इस समय, क्या लग रहा है आपको? देखिए मिहिर, अगर आप वक्रांगी की बात करें तो स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फर्दर रैली भी यहाँ से देखने को मिलेगी, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बट मिहिर, एक चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई व्यूअर वक्रांगी को खरीद रहा है तो एक्सट्रीमली कॉशियस होके इन स्तरों पे लेना चाहिए। दूसरी तरफ न्यूक्लियस मुझे एक अच्छा विकल्प लगता है कि जहां पर अगर कोई मार्केट में करेक्शन भी आती है और स्टॉक गिरता भी है तो मुझे घबराहट नहीं होगी। ट्रेडिंग के नजरिए से भी 315, 316 एक अच्छा बेस है। एंड मिहिर, ये स्टॉक 338, 340 तक जाने का दमखम रखता है और आईटी स्पेस में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक अच्छा मिड कैप पिक लगता है मिहिर मुझे, बोथ फ्रॉम ट्रेडिंग एंड एज वेल एज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज एनआईटी टेक के भी अर्निंग्स आएंगे। मिस्टर हरिहर, ये स्टॉक ने भी अच्छा किया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई थिंक पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि एनआईटी टेक हैज गिवन वेरी वेरी हेल्दी ग्रोथ इन नंबर्स और हमारा मानना है कि वो ग्रोथ सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि अब हुआ क्या है कि जो एजुकेशन का जो इंडस्ट्री है उसमें आई थिंक लगभग जो पहले 8-10 प्लेयर्स हुआ करते हैं, गिन चुन के आई थिंक 2 या 3 प्लेयर्स बचे। एनआईटी है, एक जी लर्निंग है, इसके अलावा लगभग बाकी तो इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि ग्रोथ शुड सस्टेन और ये क्वार्टर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइस पे दिखना चाहिए। चलिए, बाजार खुलने वाला है और नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। निफ्टी 32 पॉइंट नीचे खुला है, 10,200 के नीचे है निफ्टी इस समय, 38 अंकों की गिरावट। 10,200 के नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स है 107 पॉइंट नीचे, 32,500 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक आज का हेवी लूजर, 1% से ज़्यादा का ड्रॉप है निफ्टी बैंक पर, कर्टसी एक्सिस बैंक। 250 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। 24,400 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लूजर, इनफैक्ट ऑब्वियसली जो टॉप लूजर है इस समय वो एक्सिस बैंक ही है। 5% का ड्रॉप एक्सिस बैंक पर है। तो एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और येस बैंक, ये 4 बैंक ने मिलके आज मार्केट को भी ड्रैग कर दिया है नीचे और साथ ही निफ्टी बैंक के लिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम कर ही दी है। टॉप 4 लूजर्स अगर आप देखें निफ्टी के इस समय तो वो बैंकिंग स्पेस के हैं, एक्सिस, SBI, येस बैंक, ICICI एंड फॉलोड बाय ऑब्वियसली HDFC बैंक जो कि आधे % नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी के टॉप लूजर्स अगर आप पढ़ेंगे इस समय आपको एक्चुअली लगेगा कि अब निफ्टी बैंक के लूजर्स पढ़ रहे हैं। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी बैंक पर प्रेशर है और ये मार्केट के लिए प्रॉब्लम रह सकता है अगर बैंकिंग स्टॉक्स में रिकवरी नहीं हुई तो एक्सिस बैंक की जो गिरावट है वो स्प्रेड हो रही है बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर भी, वो इस समय देखने को मिल रहा है। आप निफ्टी बैंक को देखिए, 1% नीचे, 200 अंकों की गिरावट। हालांकि खुला और भी कमज़ोर था लेकिन वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन एक्सिस अब भी नीचे है। 488 के लेवल पर एक्सिस बैंक इस समय ट्रेड करते हुए। तो एक्सिस बैंक, इनफैक्ट एक्सिस बैंक को थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक ये अपडेट नहीं हो रहा है एक्सिस बैंक, लेकिन इसे थोड़ा टाइम दे देते हैं। लेकिन जो बाकी स्टॉक्स हैं वो कमज़ोर शुरुआत के बाद हल्की सी रिकवरी देने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। बाकी लूजर्स को देख लेते हैं मार्केट के। भारती इन्फ्राटेल, HUL, बजाज ऑटो, HPCL, इन्फोसिस, इन पर नुकसान है। एक बार विप्रो को देख लेते हैं। विप्रो को आप देखिए, विप्रो का काउंटर भी कल इन्होंने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और साथ ही जो गाइडेंस है जिसे इन्होंने थोड़ा सा स्केल डाउन किया है, उसके बाद विप्रो के काउंटर पर भी इस समय जो रुझान है वो मिक्स्ड है, थोड़ा सा फ्लैट है 289 के आसपास। तो कोई रिएक्शन एक्चुअली दिया नहीं है मार्केट ने बहुत ज़्यादा विप्रो के नंबर्स को। लेकिन एक बार देख लेते हैं इंडेक्स के बाहर भी निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है 10,200 के ऊपर टिकने की। निफ्टी बैंक को अगर हम देखें, ये 255 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है और इसमें जो बाकी लूजर्स हैं, इनफैक्ट 1 या 2 ही काउंटर्स हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायस दिखा रहे हैं। एक है इंडसइंड बैंक और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। इसके अलावा बाकी सारे ही काउंटर्स जो हैं वो इस समय लाल निशान में ट्रेड करते हुए यहाँ पर। वैसे अविनाश ने यही कहा था, कोटक और इंडसइंड, उन्होंने यही 2 स्टॉक बोले थे जो अच्छे हैं। तो बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। कल जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। HT मीडिया के अर्निंग्स अच्छे थे, वो अभी ग्रीन में है। हमने प्राइम फोकस देखा, वो भी अच्छा कर रहा है, अभी भी अच्छा कर रहा है। कल उन्होंने अच्छा बूस्ट दिया।
हाई वॉल्यूम्स पे ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। टाटा स्पॉट अभी स्ट्रॉन्ग है 2% ऊपर। अदानी पावर भी पे अच्छा रुझान है। NBCC में भी अच्छा रुझान है। तो ये कुछ शेयर है जहाँ हम थोड़ा सा ग्रीन अभी देख रहे हैं। और जो छोटी स्टील कंपनीज है, साल स्टील 10% ऊपर है। तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टील कंपनीज थी जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी से बेनिफिट करेगी, वो अच्छा मूव देख रही है। बीएसएफ स्टील 3% हाई है। अब क्या करना चाहिए बैंक्स के साथ? अविनाश, आपने तो बोला था कि आपको कोटक और इंडसइंड पसंद है। अब लोअर लेवल्स पे दूसरे कोई स्टॉक्स है जो आप एक्यूमुलेट करने चाहेंगे बैंकिंग स्पेस पे? ना, आई थिंक मैं समझता हूँ कि बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमको लग रहा है कि नतीजे इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे, प्लस इनकी जो लोन बुक ग्रोथ है, प्लस जो लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक के अलावा डीसीबी बैंक के भी नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। तो ये छोटे बैंक है जो हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। क्लियरली आई थिंक फ्रंट लाइन में कोटक और इंडसइंड बैंक पे कोई भी गिरावट आती है तो इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। रवा स्टील ट्यूब से एक स्टॉक था जो रजत ने पिक किया था, आई थिंक टुडेज ट्रेड में। वो स्टॉक भी 1.5% ऊपर है। तो ये स्टील कंपनीज में बहुत सारा इंटरेस्ट देख रहे हैं हम, और यहाँ भी अच्छा ही रुझान है। क्या करना चाहिए राकेश? भारती एयरटेल के साथ अच्छी मूवमेंट देखी है। अब आपको लगता है थोड़ा स्टॉल करेगा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है यहाँ? देखिए अनिशा, काफ़ी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और भारती एयरटेल की बात करें तो इसने एक बहुत बड़ी नेकलाइन अनिशा तोड़ी है 450 के ऊपर की। स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, बट डीप करेक्शन मुझे नहीं लगता है यहाँ देखने को मिलेगी। इस कंसोलिडेशन में, हल्की सी करेक्शन में मुझे लगता है भारती को बाय करना चाहिए। स्टॉक 500, 495, 500 की तरफ जा रहा है। हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है, उस करेक्शन में यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल। मिड कैप को देखते हैं एक बार। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, करीब 10 पॉइंट ऊपर है। इसमें देखिए वक्रांगी की हमने बात की थी, यहाँ पर बाइंग है। गुजरात पीपावाव, एलेम्बिक, इप्का, नेटको फार्मा। इनफैक्ट मिड कैप फार्मा स्पेस जो है वो बजिंग है। साथ ही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, जुबिलेंट फूड वर्क्स 52 वीक हाई पर है। सेंचुरी टेक्सटाइल, अदानी पावर, जीएमआर, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर बाइंग अच्छी देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल अगर हम कैश के गेनर्स को देखें जहां पर अच्छा रुझान है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। हालांकि इस सूची में आज थोड़े अजीब अजीब नाम है, लेकिन एक तो गोवा कार्बन है जिस पर अच्छा मूव है, 5% ऊपर है ये। JBF इंडस्ट्रीज, यहाँ पर खबर ये भी आई थी कि रिलायंस हिस्सा खरीद सकता है यहाँ पर। JBF करीब 6% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स को अगर हम देखें, इसमें सांगवी फोर्जिंग्स है जो कि करीब 7% ऊपर है। TTML तो है ही अप मूव में। GVK पावर है जो कि करीब 5-1% ऊपर। और इॉन इलेक्ट्रिकल्स ये करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक है एक्शन काफ़ी हद तक अविनाश एक्चुअली, लेकिन एक्सिस 477 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। अब ये फैक्टर इन कर चुका है क्या जो रिजल्ट्स आए हैं उससे, या फिर आपको लगता है ये और भी प्रेशर में आ सकता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर कल के कॉन्फ्रेंस कॉल में जिस प्रकार की कमेंट्री बैड एसेट्स के ऊपर आई है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट वॉच लिस्ट के बाहर जो एसेट्स खराब हो चुके हैं वो मार्केट्स को शायद काफ़ी सरप्राइजिंग और नेगेटिव सबको फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर के लिए एसेट क्वालिटी का प्रेशर जारी रहेगा और मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड इन नियर टर्म आएगी। ऑलरेडी अगर प्राइस टू बुक की बात करें तो कंपेयर टू ICICI बैंक करीबन 2.2 का प्राइस टू बुक हिस्टोरिकल नंबर्स पे अभी ट्रेड कर रहा है एक्सिस, और जबकि ICICI बैंक करीबन 1.7 पे चल रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरने की स्कोप है, और जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी एसेट क्वालिटी पे नहीं आती स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रहेगा। ठीक है। दालमिया भारत आज अच्छा कर रहा है, डेली 1% ऊपर। अल्ट्राटेक के भी अर्निंग्स साल है और ACC का हमने देखा कि ब्रोकरेजेस अपबीट है। तो सीमेंट स्पेस में आपका कोई पिक राकेश? आपको वहाँ कोई अगर कुछ बाय करना हो एक स्टॉक तो क्या लेंगे आप? देखिए सीमेंट अच्छा लगता है, फ्रंट लाइन में ACC से अच्छा लगता है, बट अनिशा जैसे आपने पूछा कि अगर एक स्टॉक बाय करना हो तो डेफिनेटली डालमिया भारत
एक टॉप पिक होगा इस स्पेस से। और ये स्टॉक देखे तो काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है ऊपरी स्तरों पर। यहाँ एक मुझे लगता है अगर किसी का थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक है तो यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक बार ब्रेथ भी देख लेते हैं मार्केट की। जो शुरुआत हुई है मार्केट की आज, भले ही इंडेक्स पर रुझान कोई बहुत ज़्यादा खास मोमेंटम वाला नहीं हो और इनफैक्ट प्रेशर ही देखने को मिल रहा हो, अभी भी 26 पॉइंट नीचे तो है ही निफ्टी, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट की ब्रेथ को देखें इस समय तो ये भी बहुत अभी से ही शुरुआत से ही काफ़ी इवनली प्लेस्ड लग रही है। निफ्टी पर भी आप देखिए 29 काउंटर्स बढ़त में है, 20 नुकसान में, सेंसेक्स में भी 12 बढ़त में लेकिन 19 नुकसान में। आई थिंक जो सेकेंड हाफ है आज के ट्रेड का हरी, उसे देखना होगा बिकॉज थोड़ा सा रिस्क एवर्स होगा मार्केट। कल मुहूर्त ट्रेडिंग यहाँ पर है लेकिन जो बाकी मार्केट्स है वहाँ पर फुल फ्लेज ट्रेडिंग कल और फिर शुक्रवार को भी होगी। ये 4 दिन का गैप इस तरह के मार्केट में थोड़ा बहुत नर्वस तो हर किसी को कर ही देता है। सो डू यू एक्सपेक्ट सम सॉफ्टनिंग सिंपली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड जो आने वाला है? बिल्कुल मिहिर, नॉर्मली हमने देखा है कि जब 4 दिनों का वीकेंड आता है और हम सी वी आर लिविंग इन वोलेटाइल टाइम्स, 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। नॉर्थ कोरिया है, उधर यूएस है, मिडल ईस्ट है, तो 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो आई डोंट थिंक जो खास करके जो ट्रेडर्स है वो ओपन पोजिशन रख के जाना चाहेंगे। दे विल प्रेफर टू क्लोज द पोजिशंस एंड देन टेक अ फ्रेश व्यू आफ्टर मंडे। तो मैं मानता हूँ कि एक अनवाइंडिंग प्रेशर आज लास्ट 1 आवर में हो सकता है, पर उसके अलावा मुझे कोई फंडामेंटल कंसर्न्स तो मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फंडामेंटल कंसर्न सही दिख रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप शेयर्स में कोई स्ट्रैटेजी राकेश? फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर भी आज अच्छा कर रहा है, यहाँ कुछ करेंगे? देखिए अनीशा, स्पेस अच्छा है, एक अच्छी रैली यहाँ पर स्टॉक्स ने दिखाई है। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल सारे अच्छे लगते हैं। अगर किसी का मीडियम टर्म नज़रिया है तो यहाँ पर आप डिलीवरी के लिए नज़रिए से बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डिलीवरी के लिए बाइंग की जा सकती है। एक बार डीमार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मोमेंटम जिस तरह का बना हुआ है इनफैक्ट पूरे ही रिटेल स्पेस में, इसमें फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स और साथ ही डीमार्ट, इन दोनों ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। डीमार्ट थोड़ा सा फ्लैट है 1217 के आसपास, लेकिन इसमें कन्विक्शन आप देखिए कि जिस तरह के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए और उसमें अदर इनकम कंपोनेंट भी इतना ज़्यादा था, उसके बावजूद कोई ओवर रिएक्शन देखने को नहीं मिला है डीमार्ट पर। इनफैक्ट ठीक ही था काउंटर। तो डीमार्ट अभी भी 1217 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। एंड अविनाश, इनफैक्ट हमारे जो कुछ बड़े जानकारों से बात हुई उनका भी व्यू यही था कि इस तरह के मार्केट में डीमार्ट या फिर आइशर मोटर्स या फिर मारुति, जहां पर स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन नंबर्स आते रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, वो प्रीमियम कमांड करेंगे और हो सकता है यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिले। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट आपने सही कहा मिहिर कि डीमार्ट हो या आइशर मोटर्स हो, मारुति हो, ये सारे ही स्टॉक्स में कंजम्पशन जो थीम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट डीमार्ट में हमने देखा है कि मार्जिन्स करीबन 9% इन्होंने मेंटेन किए हैं, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हालांकि वैल्यूएशन डेफिनेटली सस्ते नहीं है, बट अगर हम नेक्स्ट 2-3 साल का नजरिया ले तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली अभी भी वेल्थ बनाया जा सकता है। द सेम अप्लाइज फॉर आइशर मोटर्स एंड मारुति। तो डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो इनके शेयर्स में डेफिनेटली एक इनहेरेंट बाइंग तो आती है। बिल्कुल। राकेश, कोई और ट्रेड आपने लोकेट किया है क्या? बिकॉज अब देखिए फिर से एक बार निफ्टी बैंक प्रेशर में आ गया है, ऑलमोस्ट 1% नीचे है। एक्सिस बैंक एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 8% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। 474 के आसपास का लेवल एक्सिस बैंक पर है इस समय। देखिए मिहिर, जैसे मैं 500 कह रहा था और अनिशा ने 480 के एक बड़े लेवल की बात करी थी, एक्सिस बैंक के अंदर सारे लेवल्स टूट चुके हैं और एक्सिस बैंक में मुझे लगता है काफी पेन देखने को मिल सकता है। किसी तरीके की मिहिर बॉटम फिशिंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जैसे अविनाश ने कोटेक का नाम लिया था, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बैंकिंग में कुछ देखना है तो यहाँ पे देखना चाहिए। एल्स अगर मिड कैप स्पेस में देखें तो मिहिर सिमको काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली मुझे। यहाँ पर 90 रुपीज के अराउंड स्टॉक ने एक बेस बनाया है और यहाँ पे 110, 114 के लेवल्स मुझे लगता है सिमको में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है मिड कैप स्पेस के अंदर। ठीक है, कुछ दूसरे शेयर्स है, शिल्पी केबल्स, जीरस पेपर, इन पे अच्छा रुझान देखा जा रहा है। एरीज एग्रो, ये भी मिड कैप स्पेस में अच्छा कर रहा है। मेटल स्पेस पे क्या करें? स्टील कंपनीज पे तो अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। अविनाश, नॉन फेरस स्पेस पे नैल्को, हिंदुस्तान जिंक,
हिंडाल्को यहाँ कुछ आप पिक करेंगे इस लेवल पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस पे अनिशा हिंडाल्को डेफिनेटली अच्छा दिख रहा है। हमको लग रहा है कि इनके एक्सपेंशन का भी बेनिफिट कंपनी को FY18 के सेकंड हाफ में मिलेगा, और जिस प्रकार की फर्मनेस एल्यूमिनियम के प्राइसेस में ग्लोबली हम दिख रहे हैं, हमको लग रहा है कि मेटल स्पेस में हिंडाल्को पे डेफिनेटली बेट किया जा सकता है। आई थिंक नॉट ओनली फ्रॉम द शॉर्ट टर्म बट इवन फ्रॉम द नेक्स्ट 12 मंथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं इंडेक्स को। निफ्टी अब फिर से एक बार 10,195 पर है, यानी 38 अंक नीचे ये है इस समय। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 116 पॉइंट नीचे है, निफ्टी बैंक। लेकिन मिड कैप में अगर आप देखें तो इंडेक्स कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसीलिए लग रहा है कि थोड़ा जब स्टडी हो जाएगा मार्केट तो इनफैक्ट मिड कैप में आपको बाइंग भी देखने को मिल सकती है, और स्ट्रॉन्ग, लेकिन उन पॉकेट्स में जहां पर अच्छी खरीदारी ऑलरेडी देखने को मिल रही है, जैसे मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में राकेश अच्छा मोमेंटम है आज। देखिए फार्मा काफ़ी अच्छा लगता है। फार्मा के अंदर मिहिर एक तो फ्रंट लाइन के अंदर अरविंदो फार्मा अच्छा लगता है, और एक सिप्ला अच्छा लगता है जिसने कल के सत्र में एक बड़ी नेकलाइन तोड़ी थी 615 की। आज मार्केट की करेक्शन में स्टॉक करेक्ट कर रहा है। करेक्शन में फ्रंट लाइन के अंदर सिप्ला को बाय किया जा सकता है। एंड मिड कैप के अंदर मिहिर ग्रेन्यूल्स इंडिया टॉप पिक होगा, जो काफी समय से उसने ना सिर्फ फार्मा ओवरऑल मार्केट को भी अंडर परफॉर्म करा है, और मेरे को लगता है कि ग्रेन्यूल्स की भी अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी। मिड कैप में अगर फार्मा में कुछ पिक करना है तो ग्रेन्यूल्स को पिक करना चाहिए। एंड फ्रंट लाइन के अंदर सिप्ला, अरविंदो फार्मा एंड सिप्ला, अरविंदो फार्मा एक टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, एविएशन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए विस्तारियर? यहाँ पर आप इंडिगो थोड़ा करेक्ट कर चुका है, आपको लगता है कि यहाँ पर आप थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं? मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए वेट करूंगा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस किस तरफ जा रहा है। हमारा मानना है कि 60-65 शायद एक पीक हो सकता है, पर कितना जल्दी यहाँ से करेक्ट होगा कहना मुश्किल है। यदि वही लेवल पे रहा तो आई डोंट थिंक इट विल बी टू पॉजिटिव एज फार एज दी एयरलाइन कंपनी से कंसर्न। यदि हमें लगता है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, फिर से 50 की तरफ आ रहे हैं, तो फिर आई थिंक आई वुड प्रॉब्ली बाय स्टॉक्स लाइक स्पाइस जेट और इंडिगो। पर आई थिंक फिलहाल मैं एयरलाइन कंपनीज पे कोई व्यू नहीं लूंगा। बिल्कुल राकेश, चलिए आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब गौतम शाह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं फ्रॉम JM फाइनेंशियल। गौतम, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। दिवाली की शुभकामनाएं आपको। अच्छे फायरवर्क्स देखने को मिले हैं इस बार दिवाली से पहले ही। यस मीर, हमेशा देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जी बिजनेस, अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द एंटायर फैमिली एट JM फाइनेंशियल। यू नो, हैव अ great year ahead, have a very profitable and a healthy year ahead. Having said that, I think, given the festive environment, one tends to be very optimistic in such a scenario, and one tends to lose track of what is really happening on the ground. I think nobody has doubts that the India growth story is here to stay, the Indian market story is here to stay, and therefore over the long term we do believe that Indian markets will scale new highs. But I, as a technician, having mapped the last 2,000 points on the Nifty quite easily based on the charts, I think we've turned a little conservative on the markets at these levels, because I think the market has now come to a point where it could actually make or break the setup. I think this 10,250, 10,300 area is extremely important based on multiple technical studies. This is a huge resistance area, and unless the Nifty crosses this on a closing basis, we will have to believe that a correction can actually start off at any point of time. Let's not forget, in the last 12 days, every day the Nifty has made a higher high. So from that level of 9680, we've almost virtually non-stop come to levels of 10,250. And at this juncture, things are looking a little overbought. So people who are making money, people who are happy, having participated in this rally in the last 10-15 sessions, this might be a good time to, take some profits off the table. Because if you really look at the on-the-ground reality, the earnings season has not got off to a good start. Geopolitical tensions remain on a day-to-day basis, and I think the market has got very complacent with India VIX trading at levels of 10.5, 11. So keeping all of these factors, we feel that there is a possibility of a correction if we do not cross that barrier of 10,300. If we do cross that level, then the entire scenario changes for the medium term. Otherwise, I think it makes a lot of sense to be a little conservative here.
गौतम, दिस इज विवेक हियर। 15-20 दिन पहले तक कई जो एक्सपर्ट्स थे, नॉट टू मैनी बट अ फ्यू, वर इवन टॉकिंग ऑफ 9,200, 9,300 और के करेक्शन होगी, डीप करेक्शन होगी। लेकिन अब जिस स्तर पर है और आपने जिस तरह से समझाया इतनी अच्छी तरह से कि कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स इस वक्त, क्या ये कहा जाए कि अब वो बहुत एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी हो गई है कि उस तरह की एक डीप करेक्शन होगी? No, Vivek, not at all. I think one should not really go on those lines, because when you hear statements from the US and from Korea on a day-to-day basis, while the market thinks that it is not important anymore, I think this is something that can derail the Indian market rally, at least from a near-term perspective, if something were to happen. If you go back to the bull market of 2003 to 2007, even in that phase when the Sensex had moved up 7 times in value, you had routine corrections of 10, 15, 17%. So a 5 to 10% drop is very normal. And if you look at this market up move in the last 10 months, from 7,900 to levels of 10,250, we have not even seen a single 5% correction. As a technician, it really concerns me, and I think people are getting a little overboard and discounting just about every positive in the market. So it makes sense to just be a little cautious at these levels. If a correction does happen, it's going to be very quick, it's going to be large, and we got a glimpse of that in the last couple of months. 2 times the Nifty came off 400 points just like that, and people were wondering what really happened. But there is so much liquidity support this market is getting around 97, 9800 that the market is bouncing back, and the global markets have been steady. But looking at the global scenario and looking at the local chart setup, I think the next correction is not going to be restricted to 400, 500 points. It could be anywhere between 5 to 10%. बिल्कुल गौतम, और एक जो आई वोंट से प्रॉब्लम, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक जो रहा है इस बार के रनअप का, दैट ये इट हैज़ वेरी लिमिटेड लेग्स जिसके ऊपर ये चला है. सो यू हैव समथिंग लाइक रिलायंस जिसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है, और इस तरह मे बी L&T लास्ट लेग में. तो इस तरह के 3-4 स्टॉक्स के आधार पे हम देख रहे हैं कि पूरे इंडेक्स ने मूव किया है. बट एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है इंडेक्स का, दैट इज स्टिल आउट ऑफ एक्शन, विच इज एक्चुअली द बैंकिंग स्पेस. और आज भी अगर आप देखें ट्रेड को, एक्सिस बैंक ने जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, इट हैज स्पूक्ड द एंटायर बैंकिंग स्पेस. अब आज आप देखिए SBI, ICICI, ये सारे ही नुकसान में और अच्छे खासी गिरावट में हैं. नाउ द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग कि एक अच्छा साइजेबल करेक्शन आ सकता है मार्केट में, तो ये बैंकिंग स्पेस क्या लीड कर सकता है इसे बेस्ड ऑन नंबर्स, या फिर जहां पर ओवरबॉट पोजीशंस हैं, समथिंग लाइक लेट्स से रिलायंस और डी मार्ट, यहां पर हम देखेंगे करेक्शन? Mihir, it's important to understand that the banks have led this market up in the last 8 months. From that level of 7,900 Nifty, every time the Nifty's made a higher high, the Bank Nifty was the first index, to do that. But what you have noticed in the last 1 month, that the Bank Nifty has stopped making a higher high. The Nifty has made 2 higher highs beyond 10,200, but the Bank Nifty is still languishing at levels of 24,500, which is 700 points away from its own lifetime high. So that is an indication that the relative strength which Bank Nifty as an index enjoyed for the last 8 to 10 months is not there anymore. I think I'm very, very worried with the way the Bank Nifty is placed on the charts. I think with the numbers of Axis Bank, as a technician, I feel more convinced that the Bank Nifty is headed lower. Eventually, it could break that level of 24,000, and it could even see a correction of as large as 800 to 1,000 points. So yes, the concern is there, but at the same time, there is that liquidity, which is chasing some of these top 5 stocks in the market, and not just banking but across the board, and that might not allow the overall market to collapse just like that. But more than banking, I think the mid-cap space looks a little overheated here. So people are now getting into B grade, C grade, D grade stocks, which I think is extremely risky, and taking profits off the table in that segment also I think is very important. IT और जो फार्मा स्पेस है गौतम, उनके चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं?
very positive, Vivek, and I think this is a view that we've presented to our clients in the last 15 days. We've been very negative on pharma and IT for the last 10 months, as we were very bullish on the overall market, and we thought that the high beta space will do well. But now with the Nifty and the major components of the Nifty looking toppish, suddenly the focus is back on the defensives. And if you look at many of these healthcare stocks, they've actually done very well in the last 10 days. And since the fall has been so large, and the fact that for the last 2.5 years the pharma index has underperformed, so there is a scope for a 10 to 15% rally in many of the popular pharma stocks. If you look at the CNX IT index, it's been trading in that band of 10,000 to 11,000 for the last 4 months now, and it's on the verge of a breakout. And I think this breakout above 11,000 might happen any day now. Once that gets confirmed, you could see a 1,000-point rally in the IT index. So, just based on this analysis, people who are making money in metal stocks, auto stocks, banking stocks, capital goods stocks, I think it makes sense to book out of those sectors and get into the defensives, because in a period of correction, I think you will see a substantial relative performance. बिल्कुल। हरी, इस बीच चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और अविनाश आपका भी शुक्रिया। कुछ ही देर में हमारे साथ और एक ख़ास मेहमान जुड़ने वाले हैं। अब गौतम तो हमें चार्ट देखकर बता रहे हैं कि मार्केट कैसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि उन्हें ख़तरा महसूस हो रहा है करेक्शन का, तो हमारे साथ बेजान दारूवाला भी जुड़ने वाले हैं, और ये बाज़ार की कुंडली देखकर हमें बताएंगे कि बाज़ार कैसा लग रहा है इन्हें। लेकिन गौतम, नाउ देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। अगर करेक्शन वाकई आता है तो, और जैसा आप कह रहे हैं कि अगर वाकई 5-10% का ड्रॉप आता है मार्केट में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है ख़रीदारी के लिए। तो इसके लिए आपके रडार पर सबसे ऊपर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप ख़रीदारी करना चाहेंगे? It's difficult to pinpoint a stock or a sector right now, Mihir, because as I said earlier, there seems to be a battle between liquidity and valuations at these levels. So every time the Nifty gets to 10,200, 300, the valuations factor comes into play, and at lower levels, liquidity obviously is providing a lot of support to the market. But I think if there were to be any global development, that would lead to liquidity taking a step back, and I think that might just be a reason for a largish correction to play out over the next many weeks. But as I said, I think our favorites right now would be IT and pharma, and apart from these two, I think the two other sunshine sectors which I think should do very well over the next 6 to 12 months, and could be the sector that could potentially lead to many multi-baggers, would be infrastructure, reality and cement. I think we would be very kicked on these three sectors, and as these would probably be our best Diwali bets at levels of 10,200 on the Nifty, and one should be aggressively looking at those names from a medium to long term perspective. बिल्कुल। हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, बेजान दारूवाला जी, उनसे बात करते हैं। तो बेजान जी भी हमारे साथ हैं अब। बेजान जी, मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको। सर, सबसे पहले ये बताइए आप कि जो अगला संवत है, मुझे याद है पिछले संवत पर जब आपसे बात हुई थी, यू वर क्वाइट बुलिश ऑन मार्केट। अब आने वाला जो साल है, यानी इस दिवाली से अगली दिवाली तक का सफर कैसा लग रहा है आपको? सदा सुखी रहो, कितनी इजी बात है, सदा सुखी रहो। अंग्रेज लोग को कहते हैं हैव ए फाइन डे, हम भारतीय तीन शब्द में अक्का आशीर्वाद पूरा करते हैं, सदा सुखी रहो। जी हाँ, फरमाइए आप। सर, मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे कि अगला साल कैसा लग रहा है आपको? हम भाई जोट सिंह, वो तो आप जानते हो। यूँ मानो कि ये अंग्रेजी का हिसाब से देखते हैं, इंडियन भी अच्छा है, मगर हम देखते हैं अंग्रेजी का हिसाब से। यूँ मानो कि ये वृश्चिक राशि है, और इसके अंदर गुरु का अभी हाल प्रवेश हुआ है। वृश्चिक राशि है, और इसके अंदर अभी हाल अक्टूबर 11 को गुरु का प्रवेश हुआ है।
तो इसका महीना क्या, पहला महीना होता है गुरु के अंदर जब वृश्चिक राशि आती है तब बैंक का उद्धार होता है। बैंक का उद्धार क्यों होता है? क्योंकि वृश्चिक राशि का महीना पैसा और गुरु का भी महीना पैसा, तो पैसा के अंदर पैसा और सब पैसा कहाँ होता है? बैंक में। तो मेरा पहला प्रेडिक्शन ये है, सुनो बहुत प्यार से कहते हो, पहला प्रेडिक्शन ये है 18 महीना के अंदर वर्ल्ड बैंक इतना कहेंगे कि शाबाश भारत शाबाश, इतना में इसका महीना कि इंडिया का प्रोग्रेस होगा होगा होगा। फिर से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो होशियार है, मेरे से भी होशियार है, वो इसलिए मैंने गुरु का नंग पहना है। मगर कमाल की बात, ये बात शायद आपको खबर नहीं है, इधर का गुरु तो ठीक है मगर आसमान में एस्ट्रोनॉमी में जो गुरु है वो भी सबकी रक्षण करता है। पूछो क्यों? तो कि गुरु कहता है कि भाई सब ग्रह आप मेरे पास आओ, क्यों? नहीं तो आप सूर्य के पास जाएंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। ये खबर है आपको? एस्ट्रोनॉमी में गुरु कहता है कि भाई आप मेरे पास आओ, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। इसलिए गुरु का महीना क्या, इधर भी गुरु अच्छा है और एस्ट्रोनॉमी में भी गुरु काम करता है, इसलिए हमने पहना है गुरु का नंग और ये गुरु का कलर, और ये चादर है, चादर उसका भी कलर रेड है। इंडियन नहीं, वेस्टर्न में, इंडियन में ये है, वेस्टर्न में लाल है। गौतम, आपने बात की रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और सेक्टर का भी आपने नाम लिया था जो आपको लगते हैं जहां से मल्टी बैगर्स होंगे। ये जो कंजम्पशन थीम है, ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, ये चार्ट्स पर कैसे दिख रही हैं आपको? Well, consumption as a theme, I think, is here to stay. So the medium-term, long-term picture is definitely very, very positive there. No doubts about that. So people who are invested, I think they could just stay on with it and not look to any, not look to trade their holdings. But just for the short term, I think because these stocks are a little overdone, they are the ones that could come under the hammer from an extreme short-term perspective. I think that if that happens, it will be a great opportunity for people who have not been able to play this story in the last 6 to 8 months to look at them. So overall, I think long-term we remain very positive, but short-term I think there could be some concerns there, which if it is shared, I think it's only going to be healthy for the overall space. बिल्कुल। इस बीच एक बार MAS फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देख लेते हैं। ये फ्रीज हुआ है 660 पर, जबकि जो इश्यू प्राइस था वो था 459। तो अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 44% का प्रीमियम 660 पर ये जाकर फ्रीज हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रुझान यहाँ पर MAS फाइनेंशियल पर, और इनफैक्ट इसका ओवर सब्सक्रिप्शन भी उसी तरह से देखने को मिला था। नाउ गौतम, एक दिक्कत ये भी है जो आप कह रहे हैं, एक्सुबरेंस जो मार्केट में देखने को मिल रहा है, या फिर अब जो एक हम ट्रेंड देख रहे हैं जहां पर काफ़ी स्टॉक्स ओवरबॉट हो गए हैं, ये एक्चुअली प्राइमरी मार्केट में भी हो रहा है। एंड सम स्टॉक्स आफ्टर लिस्टिंग जिस तरह से कंटिन्यूसली चल रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट न्यू लिस्टेड स्टॉक्स, लेकिन ये मोमेंटम दोनों तरफ है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू गेज कि इसमें पहले रिवर्स कहाँ पर होगा ट्रेंड। Well, it always comes from the secondary market, Mihir, and I think that's what history has showed us. So you have one bad month, and you will have obviously the primary market drying up to a certain extent, and I think that is likely to happen over the next 4 to 5 months, because the quality of paper that is hitting the market these days and what is happening post listing is a little bit of a concern to us, for the way we read the market action. So one should be a little careful there. And what is also happening is, the fact that the C grade and the D grade stocks, even in the mid caps and the small cap space, have started to rally suddenly, and when this happens, it's never a positive sign. And you have a scenario wherein the large caps are not seeing such a big move, but the mid caps, every time the indices see a little bit of momentum, are doing extremely well, and that's dangerous, because in the last 400-point correction that you saw, if you remember, the mid caps lost 20-25% in a matter of 6 days, and
we were all talking about that. So that can easily repeat, because once the momentum breaks on the indices front, the mid cap momentum will break just like that. राइट इस बीच गौतम एक स्पेस है जिसमें हमने अभी लेटली मूव आते हुए देखा है, वो है फार्मा स्टॉक्स में। और फंडामेंटली अगर हम देखें तो जितने भी वैल्यू बायर्स जिनसे हमने बात की है या फिर फंडामेंटल पार्टिसिपेंट्स, उन सब का यही कहना था कि यहाँ पर वैल्यूएशंस ठीक हैं, रीजनेबल हैं, एंड वर्स्ट कुड बी बिहाइंड देम। आपको टेक्निकली फार्मा स्पेस कैसा लग रहा है? Well, I just spoke about it, Mihir, a few minutes back. I think pharma is one of our best picks in the market right now. It is coming back after 2 years of underperformance. And before those 2 years, there was a scenario wherein pharma had gone through a very good three-year period. And now I do believe that the worst for the sector is over. You are seeing nice basing formations in many of these large cap pharma stocks. And I wouldn't be surprised if some of these big stocks give you 10-15% and the smaller pharma names can give you anywhere between 20 to 30% upside in an environment wherein the Nifty, and the Sensex might not do anything substantial. And also in this geopolitical backdrop, I think it makes a lot of sense to, just add up your portfolio on pharma and IT, because that's where the maximum security would be. गौतम, मेटल स्पेस ये एक सेक्टर है और वहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है पिछले दिनों में, हफ्तों में। वो अब कैसा दिख रहा है आपको सेक्टर ऑन द चार्ट्स? Well, Vivek, we've been very positive on metals for the last 1 year now. In fact, I remember talking about metals on your very channel when the BSE index was trading at levels of 8,500-9,000, and we had given a target as high as 14,000, which was done a couple of weeks back. And even at levels of 14,000, the momentum continues to be very strong. Frankly, I think this is the last leg of the rally, so I don't want to, participate till the, best point or till the top for the particular index. But at these levels, with many of these metal stocks having run up 30, 40, 50% in a very short span of time, they are looking a little overheated. And again, as I said earlier, it makes sense for market participants to book out of metals and look at some of the other sectors which are looking much more interesting. आपने बैंकिंग इंडेक्स पर बात की गौतम, लेकिन जो PSU बैंक स्पेस है, क्या आपको लगता है कि वहां पर अभी और काफी पेन बाकी है, दिख रहा है चार्ट्स पर? Well, as a technician, I always look for relative strength. And what has happened in the last couple of months is that while the private banks have done exceedingly well, barring a few, PSU banks as a basket has not done well at all. In fact, it's been languishing sideways as the market has gone up. And now, as the market is seeing a little bit of resistance, some of these stocks are coming off. So I'm extremely very worried at these levels from a short-term perspective. I think many of the PSU bank stocks can lose anywhere between 10 to 15% over the next couple of months. And if the Nifty does get into correction mode from levels of 10,250, 300, which is my view, then PSU banks, I think, can get hammered, I think, from a short-term perspective. So it makes sense for long-term investors, medium-term investors to stick to the private names, because that's where the liquidity is, factor is coming into play. But the PSU banks, I think, is not seeing any support at any level. बिल्कुल। चलिए 9:50 हुए हैं। रोज हम आपके लिए एक दिवाली बम्पर शेयर लेकर आ रहे हैं, देखते हैं आज का कौन सा है। अंचल बताइए। शुक्रिया मीर। आज के लिए जो शेयर रहेगा ईपीसी इंडस्ट्रीज का रहेगा। कंपनी माइक्रो इरिगेशन कारोबार में है, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और कंपनी के ओवरऑल अगर आप बिजनेस को देखें तो एक अच्छा ग्रोथ बिजनेस में लगातार 2 से 3 सालों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले 1-1.5 साल में कंपनी ने जो अपना पंप कारोबार है उसको एक्सपैंड किया है। पहले कंपनी सोली माइक्रो इरिगेशन कारोबार में फोकस थी, लेकिन अब कंपनी पंप मैन्युफैक्चर भी कर रही है और अपने प्रोजेक्ट के साथ इंप्लीमेंट करके पंप्स लगा के इंडस्ट्रियल पंप
नॉर्म्स लगा के दे भी रही है और वहां से अब ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और अच्छा ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए कि इस बार बारिश अच्छी रही है मीर कहीं ना कहीं, और वो रिजल्ट करता है एक बेटर क्रॉप और अच्छी ग्रामीण आय। उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं ईपीसी इंडस्ट्रीज को आता हुआ दिखेगा। कंपनी पूरे प्रोजेक्ट एक साथ लेती है, इरिगेशन प्लांट्स डेवलप करती है, साथ ही इंप्लीमेंटेशन के कारोबार में भी, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज कंपनी के फेवर में प्ले करेगी। अब बात करते हैं कंपनी के नतीजों की। Q2 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी। पिछले साल Q2 में एक लो बेस था, उसका फायदा पूरी तौर पे दिखेगा। साथ ही मार्जिन की अगर आप बात करें 3 से 4% बढ़ सकते हैं। कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है थोड़ी सी सॉफ्टन हुई है। मेटल प्राइस बेशक बढ़े हैं, लेकिन जो अन्य रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट हैं वो सॉफ्टन हुई है, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी पे डेट एज सच ना के बराबर है। 4 सालों में कंपनी ने पूरी तरह अपना डेट पे ऑफ कर दिया। महज 2 या 2.5 करोड़ का डेट कंपनी के सर पे अब बचा हुआ है, तो डेट की कोई इश्यू नहीं है। वैल्यूएशन आकर्षक है। जहां सेक्टर अभी 30 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, वहीं FY19 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी की EPS करीब 8 रुपए से ऊपर की होगी, तो वहीं P मल्टीपल जो मल्टीपल होगा वो करीब 20 का होगा। और मौजूदा कैश EPS कंपनी की ऑलमोस्ट 4.5 रुपए की है। तो अच्छा कैश जनरेशन है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और अच्छे प्रमोटर्स हैं कंपनी के। इन्हीं सभी ट्रिगर्स को देखते हुए ICICI डायरेक्ट मानता है ईपीसी इंडस्ट्रीज एक अच्छी बेट बन सकती है लंबी अवधि के निवेश के लिए। अगले 12 महीनों के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं 230 रुपए के लिए। बिल्कुल, चलिए तो ईपीसी इंडस्ट्रीज पर आप नजर रखिएगा। और काउंटर अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, करीब 3.5% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। अब गौतम, जिन लेवल्स पर मार्केट है, एक्चुअली टू सम एक्सटेंट एक थोड़ा डेस्परेशन भी है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, और इसीलिए कुछ एक जो यूनिक थीम है उस पर हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा है। जैसे ई व्हीकल्स, नाउ आज से 6 महीने पहले कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन अब आप सडनली देखें जो इवन रिमोटली रिलेटेड छोटे स्टॉक्स हैं विद इन ई व्हीकल स्पेस, उन सब पे मूव है। देन यू सी रिपोर्ट्स कमिंग आउट जहां पे टाटा मोटर्स को काफी वेटेज दिया जा रहा है। ओवरऑल वी हैव सीन की सेमीकंडक्टर्स, फिर जो ई व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन सभी में बहुत मूव देखने को मिला है। या इज इट अ कॉज ऑफ कंसर्न, या फिर इसे आप ओवरऑल मार्केट से जोड़ना नहीं चाहेंगे इस समय? No, I don't think you can really connect the two, because there are a lot of niche stories which are definitely coming out in this particular rally, and I would like to believe that over the next 6 to 12 months, some of these stories which you pointed out, I think look quite genuine actually. So they could potentially become multi-baggers, but then one needs to do a very careful study of the management and obviously the fundamentals. But the chart setup, I think one should give it a little less importance, because when the momentum is there in the overall market, every stock looks great on the screen. So that check, I think, is very important. And in the auto space, I think the one stock that you just talked about, I think that looks very interesting to us. So many of these underperformers of the last 4 to 6 months might just be the outperformers for the next 6 months. And I think that those are the kind of stocks which people should look at these levels on the market. ऑलराइट, चलिए गौतम, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।